हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसआईक्यू एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। इंडियन पॉलिटी का ये एनसीईआरटी सार संग्रह का एपिसोड चल रहा है, जिसमें बहुत सारे एपिसोड को ऑलरेडी कराया जा चुका है। वीडियो ज़्यादा देर का नहीं होता है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट का होता है। आप लोगों ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो पिछली वीडियो को आप लोग प्लेलिस्ट के थ्रू जा करके आप लोग देख सकते हैं। और एनसीईआरटी सार संग्रह में और भी सब्जेक्ट्स का ऑलरेडी एपिसोड कराया जा चुका है, तो उसको भी आप लोगों को देखना है तो उसको भी आप लोग जा करके देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक चीज़, आप लोग अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि इस चैनल को इतना सारा प्यार आप लोग दे रहे हैं। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और ये जो एग्ज़ाम जो आने वाले हैं, अभी बहुत सारे एग्ज़ाम होंगे, जैसे ईएसआई का, फिर है आपका बीपीएससी का है, एनटीपीसी का है, रेलवे जो बहुत सारे जो भी एग्ज़ाम्स हैं, तो उसमें ये आपको बेनिफिट होगा। इसको अगर देख लेने के बाद में 1 से 2 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो इससे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं इसको देखने का प्रयास करें। पहला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। तो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का जो अधिकार है वो संसद के पास है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। तो 34 हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण यानी कि टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड एप्लीएट ट्रिब्यूनल यानी कि टीडी सैट के निर्णय को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो संसद के द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो संसद को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पे हटाए जा सकते हैं। सेवानिवृत्ति जो है यानी कि रिटायरमेंट है के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एक रेस्ट्रिक्शन है कि सेवा जो निवृत्ति हो जाती है, उनकी रिटायरमेंट हो जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। आगे वाला प्रश्न देखेंगे कि सामान्यतः उच्चतम न्यायालय के सभी मामलों में की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर सुनवाई कर सकता है। तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो होती है, आयु कितनी है। तो 65 वर्ष है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार यानी कि अपीलेट ज्यूरिडिक्शन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 134 का 1 है, ओके। आगे देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या में कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपको 5 होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, तो इसको देख लेंगे हम। तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। याद रखिए को 124, ठीक है, और 147 से लेकर के 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन एस्टैब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश यानी कि एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे कि अनुच्छेद 127 जो है, तो 127 कहता है कि अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों, ठीक है, यानी कि एडहॉक जस्टिस की नियुक्ति की जा सकती है। अनुच्छेद 128 कहता है के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 129 कहता है कि उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय को घोषित करता है, ठीक है, यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 129। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
अनुच्छेद 130 कहता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान यानी कि सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति होती है। अनुच्छेद 131 कहता है कि में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल आधिकारिकता यानी कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का विवरण है। अनुच्छेद 136 में कहता है अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति यानी कि स्पेशल लीव टू अपील का प्रावधान है। अनुच्छेद 137 कहता है कि उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। 141 कहता है कि 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। अनुच्छेद 143 कहता है 143 कहता है कि राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय में परामर्श यानी कंसल्ट करने की शक्ति का वर्णन है। 145 कहता है कि अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है को विनियमित करने के लिए नियम यानी कि रूल बनाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 146 कहता है कि अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि एक इम्पोर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते व पेंशन भारत की संचित निधि यानी कि कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की उच्चतम भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है कहाँ से, तो इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। आगे देखेंगे कि नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया है। तो उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का जो सिद्धांत है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में किया है। केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेज का प्रावधान है। नेक्स्ट है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसकी द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन यानी कि रिव्यू हेतु अधिकृत करता है। तो 137 है। ओके, आगे देखते हैं कि भारत में संविधान की मूल संरचना यानी कि बुनियादी संरचना के जो सिद्धांत का स्रोत क्या है, तो वह है न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियरी रिव्यू। ओके, आगे देखते हैं कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है। जो संविधान का व्याख्या जो करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दे दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं, तो मूल अधिकारों का परिवर्तन आता है। भारतीय संविधान का संरक्षक यानी कि कस्टोडियन कौन है, तो भारतीय संविधान का संरक्षण जो है वो संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय है। न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियां हैं यहाँ पे, तो उसको देख लेंगे। तो अनुच्छेद 121 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के किसी भी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उसे संबंध आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकेगी। ठीक है, आगे देखते हैं कि न्यायालय की अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय की अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट के संबंध में शक्तियों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है न्यायाधीशों पर प्रतिबंध यानी कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ जजेज क्या क्या है। तो कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है भारत में किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत कार्य प्लीड और एक्ट नहीं कर सकता, अनुच्छेद 124 के 7 के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन थे। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। आगे है कि कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है, तो राष्ट्रपति को परामर्श लेने का अधिकार है। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे अच्छा लगे उस तरह से अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में
उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त की थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 करता है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार यानी कि एप्लीएट ज्यूरिडिक्शन को 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें जो है अनुच्छेद 132 में है, सिविल विषयों से जुड़ी अपीलें जो है 133 में है, और आपराधिक विषयों से जुड़ी अपीलें जो है अनुच्छेद 134 में है, और विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें जो है अनुच्छेद 136 में है। नेक्स्ट देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? तो कम से कम 10 वर्ष तक। ओके, आगे देखते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय को क्या होता है कि ये मतलब किसे अभिलेख न्यायालय माना जाएगा। लोकहितवाद यानी कि PIL की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है एक अभिलेख न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं कि मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 तथा उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी की जाती है। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों का जो होगा वो राज्यपाल से संबंधित होगा। तो इससे भी प्रश्न आते हैं, पूछे जाने की संभावना है। और अभी तक आप लोग वीडियो को देख रहे हैं और कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद जो आप लोग इतना सपोर्ट इस चैनल को दे रहे हैं।